નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે પોતાના ઓરિજિનલ નામ કરતાં એક કેરેક્ટરના નામથી એસ્ટાબ્લિશ થયા છે અને સફળતા પણ કહી શકાય અને નિષ્ફળતા પણ કહી શકાય. કોઈ પણ કલાકાર એના જીવનમાં ચઢાવ ઉતાર આવતા રહે છે અને અતિથિ કાર્યક્રમ એના માટે જાણીતો છે કે દરેક જાણીતી વ્યક્તિઓના જીવનની અંતરંગ વાતો કરીએ છીએ અતિથિમાં. ડૉક્ટર ચંદ્રપ્રકાશ દ્વિવેદી નામ કદાચ થોડુંક અઘરું લાગે, અટપટું લાગે, કદાચ થોડુંક અજાણ્યું લાગે, પરંતુ જો હું કહી દઉં ચાણક્ય તો ફટાક દઈને ચહેરો આવી જાય, બાલ્ડ ફેસ અને ક્યાંક ચોટી આવી જાય. चाणक्य जानिता चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. एक कलाकार जब एक दायरे में जब फिट हो जाता है, एक ही पहचान में फिट हो जाता है, मेरे हिसाब से उससे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है. मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए नहीं था कि चाणक्य के बाद मुझे हर वर्ष लोग अभिनय के लिए बुला रहे थे. इस वर्ष भी बुलाया था और वे भूमिकाएं बड़ी अलग अलग थी, लेकिन मैंने तय किया कि एक प्रतिमा मैंने लोगों के मन में गढ़ी है. चाणक्य का एक रूप मैंने दर्शकों के सामने रखा है, क्या मैं उसे तोड़ूं या बरकरार रखूं. और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं अभिनय नहीं करूँगा. अभी तक मैंने ऐसा तय किया कि मुझे अभिनय नहीं करना चाहिए. और नहीं, बहुत आसान था. यदि मैं किसी गुंडे की भूमिका कर लेता, किसी पिता की, किसी मित्र की, किसी खलनायक की भूमिकाएं सबसे ज़्यादा मुझे दक्षिण भारतीय. और ऐसे भी खलनायक आपके बहुत अच्छे दोस्त भी है, साकल साहब. तो खलनायक जो रोल करते इतने जाने माने थे, वो इतने नज़दीक करीबी रहते हैं, तो कभी कभी ये कहते होंगे यार ये चेहरा चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे चल सकता है ये. सबसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों से जब चाणक्य बहुत प्रसिद्धि पर था तो मुझे कहा गया कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में खलनायक की ज़रूरत है. आमतौर पर जो हम वहाँ खलनायक है वो उत्तर भारत से. मैंने कहा मुझे खलनायक नहीं बनना. और कुछ दिनों पहले ही भारत के एक बड़े अपराधी की, दक्षिण भारतीय अपराधी की भूमिका मुझे दी गई थी. चूँकि वो फिल्म बहुत प्रसिद्ध है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी अपराधी की भूमिका नहीं करनी. ये एथिक्स आपने कुछ बनाए हैं अपने. कोई भी बंदा जब इस फील्ड में आता है, शुरू में आता है क्योंकि वो पढ़ाई करके आता है. जैसे कि हमारी फील्ड की भी बात करें, जर्नलिज्म का कोई पढ़ता है तो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ऐसे जो एक्टिंग सीखता है उसको एथिक्स ऑफ एक्टिंग, एथिक्स ऑफ रोल, ये सब आप एथिक्स लेके आते हैं शुरू में. जब पहला कदम इस इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में जब आदमी बंदा रखता है तो एथिकल बन के आता है. जैसे 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 उस फील्ड में आगे जाता है उसके एथिक्स कहीं वो साइड में रख जाते हैं या तो टूट जाता है वो बंदा. क्या ऐसा ही हुआ था कि जब चंद्रप्रकाश जी इस फील्ड में आए उस वक्त क्या कुछ अलग सोच के आए होंगे, और जब सही में इंडस्ट्री को देखा तो व्यथित भी हुए होंगे? बहुत. मैं आज भी वो लड़ाई लड़ रहा हूँ. जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि टेलीविज़न या प्रसार के माध्यमों से, सिनेमा से, टेलीविज़न से, साहित्य से हम समाज को बदल सकते हैं. समाज शायद तैयार है बदलने के लिए, पर अब मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम है. सिर्फ एक फिल्मकार या कुछ फिल्मकार ये नहीं कर सकते. और अब मैं कई बार प्रश्न भी करता हूँ कि क्या सिनेमा और टेलीविज़न का ये उद्देश्य है कि वो समाज को बदले, इसलिए कि तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम लोग उसका कोई परिणाम नहीं देखते हैं. और जैसा हम लोग बार बार सुनते हैं कि टेलीविज़न या सिनेमा का उद्देश्य एकमात्र है एंटरटेनमेंट. हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं कि पूरा समाज हमसे एक ही मांग कर रहा है. जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ, चाहे वो चाणक्य हो, पिंजर हो या अभी Z+ या जो भी फिल्म बनाता हूँ, लोगों का पहला सवाल होता है इसमें मसाला कितना है, इसमें गाने कितने हैं. अभिनेताओं के पास भी मैं जाता हूँ तो उनकी सबसे बड़ी मांग होती है कि कोई प्रेम कथा लेकर आओ ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज उस प्रेम कथा. तो बात यहाँ आके अटकती है कि ये डिमांड जो है प्रोड्यूसर की है, ये डिमांड डायरेक्टर की है, या ये डिमांड ऑडियंस की है? जनता की है. क्योंकि जनता आपकी फिल्म अगर नहीं देखती है तो आप असफल निर्देशक हैं. जनता जो मांग करती है, जैसे अभी मैं प्रवास कर रहा हूँ, सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि गाना हिट है कि नहीं. एंटरटेनमेंट पार्ट क्या है, एंटरटेनमेंट पॉइंट क्या है. मैं जानता हूँ कि सिनेमा के लिए एंटरटेनमेंट होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के बाद आपके पास क्या है. तो क्या हम मान सकते हैं कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसे जो लोग इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं या तो एथिकल लोग हैं, वो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से अपना हाथ हटा देंगे? मैं आपको एक विचित्र बात बताता हूँ. आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ पिछले 25 वर्ष के टेलीविज़न के इतिहास में.
इस देश में जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, श्री श्याम बेनेगल, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद अभी जाकर उन्होंने संविधान बनाया, लगभग 30 साल बाद। वो भी तब बनाया जब भारत सरकार ने उसको प्रायोजित किया, राज्यसभा टेलीविजन ने फंड दिया, वरना संविधान पर 10 एपिसोड बनना इस देश में मुश्किल था, जबकि हमारे इतिहास का वो एक बहुत ही अविभाज्य अंग है जो बच्चों को जानना चाहिए कि संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया क्या थी। दूसरा नाम मैं लेता हूँ कुंदन शाह, जो टेलीविज़न के इतिहास के बहुत हस्ताक्षर हैं। आप देखिए कि दूरदर्शन के बाद उन्होंने टेलीविज़न सिर्फ जी में, जब मैं जी के लिए काम कर रहा था उस समय किया। आप सईद मिर्ज़ा को देखिए, जिन्होंने टेलीविज़न के लिए, दूरदर्शन के लिए उल्लेखनीय काम किए। आप गोविंद निलानी को देखिए, जिन्होंने तमस जैसा एक सीरियल बनाया, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न के लिए कोई काम नहीं किया। आप गुलजार साहब को देखिए, जिन्होंने गालिब बनाई, उन्होंने टेलीविज़न के लिए कोई काम। मुझे देखिए कि उसी दूरदर्शन पर मैं लगभग 25 वर्ष बाद उपनिषद गंगा लेकिन ये टेस्ट भी कहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी को लग गया था, इसीलिए वो एकता कपूर के पास गए थे। नहीं, ये तो बिल्कुल भ्रम है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को खुद को भी लगा था कि इसके अलावा मेरा चारा नहीं है, इसीलिए शायद वो एकता कपूर, क्योंकि वो टेस्ट मिलता ही नहीं है, कहाँ एकता जी का टेस्ट और कहाँ चंद्र प्रकाश द्विवेदी के जी का टेस्ट। को जानता हूँ, मैं कभी उनके पास नहीं गया था। एक सीरियल बन रहा था महाभारत स्टार के लिए, और वो बना रही थी एकता कपूर भी वो सीरियल बना रही थी, बॉबी बेदी बना रहे थे स्टार के लिए, एकता कपूर किसी एक दूसरे चैनल के लिए कर रही थी। मैंने 2 वर्ष बॉबी बेदी के साथ उस पर काम किया और बाद में एक स्तर पर जाकर मुझे लगा कि जिस दिशा में बॉबी बेदी या चैनल ले जाना चाहता है, उस दिशा में मैं महाभारत को ले नहीं जाना चाहता। महाभारत मेरे लिए एक महाकाव्य है और उसकी गरिमा बनाए रखना मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है। मैं उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए जैसा चैनल चाहता है या जैसा निर्माता चाहता है, दोनों ही गलत थे, ऐसा आज मैं नहीं कहता, क्योंकि वे जनता की मांग को देख रहे थे। मेरी अपनी निष्ठा व्यास के प्रति ज़्यादा थी, मेरी अपनी निष्ठा महाभारत के प्रति ज़्यादा थी। उस समय ऐसा प्रचारित किया गया कि मैं एकता कपूर की महाभारत करने वाला हूं, जो बिल्कुल दुष्प्रचार था। मैंने आज तक एकता कपूर को, जी के बाद मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। दुष्प्रचार की बात करिए, इंडस्ट्री में अच्छे काम करने वालों को इसके लिए रेडी रहना ही पड़ता है। ये अब आप मान लीजिए कि जब भी आप मीडिया में काम करते हैं तो ये आपके जीवन का हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं कि किसी को दुष्प्रचार हम ना करें अपने हिसाब से। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो फेसबुक पे मेरा विरोध कर रहे होंगे, और इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी के दुष्प्रचार का उत्तर नहीं देता। आज आपने मुझे पहली बार पूछा और आज मैंने पहली बार नाम लेकर कहा है कि किस चैनल के लिए मैं कर रहा था, या मैं कभी एकता जी के पास नहीं गया। एक मेडिकल लाइन का बंदा, शायद वो कहीं सुई लेके जाना, हाँ, किसी को कड़वी कड़वी दवाइयाँ देना, उसमें से कैसे पलट गए, कैसे इस रास्ते पे आए, इसी की बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। दर्शक मित्रों, समय दो विराम बाद डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साथे ની વાતો બીજા તબક્કાની। ઘણી બાબતોમાં આપણે જે નિર્ણયો લેવાના હોય તે નિડરતાપૂર્વક લઈ શકું છું, એના માટે મારા માને સલામ છે। એની ભૂમિકા ચોક્કસ બદલાઈ છે, પણ માનું સ્વરૂપ દુનિયામાં કદી ક્યાંય બદલાઈ ના શકે। મા શબ્દનો અર્થ, મા શબ્દ જો 52 અક્ષરમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો 52 અક્ષરો ફીકા લાગે છે।
પગલે પગલે શ્વાસના તોફાન છે, ક્રોસ પર રહેવું બહુ આસાન છે, ને કોઈની વિદાયથી આવું બને, કોઈની વિદાયથી આવું બને, બહુ દિવસથી બારણા બેભાન છે. કવિતાના સરનામે બુધવારે રાત્રે 10 કલાકે. विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં चाणक्य जी. ब्रेक से पहले मैंने पूछा कि मेडिसिन का फील्ड, मेडिकल लाइन में एक बंदा बहुत कुछ कर सकता था. क्या हुआ क्या, कहीं वो गुजराती में कहते हैं कि कुंडाળામાં પગ પડી ગયો. हाँ, किसी ने काला जादू कर दिया, काला टोना कर दिया, तो अच्छी खासी जो लाइन थी वो छोड़ के इधर घुस गई. बचपन से ही था अंदर से ये. हाँ, शुरू से मेरे पिताजी तो गलती से वो मेडिसिन लाइन में चले गए थे, ऐसा था कि गलती से इस लाइन में ये गलती है या वहाँ गए थे वो नहीं, गलती मैं थी? हमेशा कहता हूँ कि एक डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर. कैसे कि जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ मेरे आसपास लोग होते हैं और कोई ना कोई किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है. जैसे मैं आपको बताऊँगा, आपको आश्चर्य होगा, मैं जैसे लोगों से मिलता हूँ उनके चेहरे को देखकर कहता हूँ कि उनका क्या करेक्शन हो सकता है. ओके, जैसे ओके. कईयों के दांतों के करेक्शन, स्माइल करेक्शन मैंने कराई. कईयों के नाक की ये हड्डी, उसमें मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अगर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाएंगे तो ये बेहतर दिखेंगे. कुछ अभिनेता जो बहुत प्रसिद्ध हैं जिनके टूटे हुए दांत थे, उनको पता ही नहीं था कि इस पर लेमिनेट्स लग सकता है. तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे सवाल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. जैसे रेफरेंस, मैं खुद दवा नहीं देता, लेकिन मैं तमाम अपने मित्रों को फ़ोन उठाकर कहता हूँ. और आज भी मुंबई में जो मेरे अपने आसपास के लोग हैं उनको पता है कि चंद्र प्रकाश को रात को 1:30 बजे भी फ़ोन करो, वो तुम्हें उत्तर देगा और किसके पास जाना है आपको सही रास्ता दिखाएंगे. लेकिन मेरा बेसिक सवाल ये है कि कहाँ से कैसे, कहाँ गाड़ी टर्न कब ली? मुझे लगता है कि मैं सोचता ही विजुअल में था. मेरे लिए किसी भी चीज़ को आसान रखना, बिंब, इमेजेस मुझे दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह याद रख सकता हूँ. जैसे कि आप मुझे टेलीफोन का नंबर कहेंगे तो मैं कभी याद नहीं रख सकता, लेकिन यदि आपने मुझे कहा कि मुझे आपको इस शादी पर मिलना है तो मुझे शादी का वो चित्र मेरे दिमाग में बैठ जाता है, वो मैं नहीं भूलता हूँ. शायद मेरी पूरी सोच में इमेजेस थे. बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता था. यदि मैं अगर आज फिल्मकार नहीं होता, टेलीविज़न सीरियल या फिल्में नहीं बनाता, तो शायद मैं चित्रकार होता. मेरे जो चित्रकला के शिक्षक थे उनका ये मानना था कि मैं एक उम्दा चित्रकार बाद में होऊंगा. अभी भी मैं कहता हूँ मैं चित्रकार हूँ, लेकिन मैंने कैनवास बदल दिया है. मेरा कैनवास अब सेल्यूलॉइड हो गया है या डिजिटल मीडियम हो गया है, पर अभी भी मैं पेंटिंग ही कर रहा हूँ. स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि बचपन से ये शौक तो था ही. तो स्कूल कॉलेज में पहला परफॉर्मेंस ऐसा कौन सा जो आज तक नहीं भूल पाए? 2 बातें मैं बताऊंगा. विचित्र बात है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी और मेरी हैंडराइटिंग की जब भी कुछ साइंस के एग्जीबिशन होते थे तो जो स्लाइड्स पर लिखना होता था और मुझसे लिखवाया जाता था. और बाद में अब डॉक्टर की राइटिंग जानते हैं कि आज मेरी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है कि लोग ये मैंने परिवर्तन अपने सामने देखा है. ये डॉक्टर बनने के बाद हैंडराइटिंग बदल गई कि एक ऐसा वेद में ऐसा होता है कि हैंडराइटिंग खराब होती है तभी डॉक्टर बन सकता है आदमी? अच्छा, ऐसा नहीं है. ओके. और दूसरा मुझे याद है जो नाटक मैंने पहले किया था वो अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र का था. जब मैं कोई 6ठी-7वीं कक्षा में होऊंगा तो जो अंतर विद्यालयीन नाटक होते, स्पर्धा होते हैं, वो मैंने किया था. और कितने साल का होऊंगा, 11-12 साल का होऊंगा. क्या था, रोल था या डायरेक्ट किया? अंधेर नगरी चौपट राजा में अगर आपको ये कहानी मालूम हो कि एक दीवार गिर जाती है और उस दीवार के नीचे एक बकरी मर जाती है और राजा के पास वो शिकायत जाती है और राजा फिर क्या क्या ढूंढते हैं, वो एक क्या रिएक्शन क्या था ऑडियंस का और खास करके टीचर्स लोगों का? बहुत अच्छा